के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना है। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। लौह पुरुष का नाम लेते ही जो शख्सियत हमारे जहन में उभर आती है, जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनका वास्तविक नाम वल्लभ भाई पटेल था और इन्हें सरदार की पदवी दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। वो वक्त, वो दौर जब नई आज़ादी की सांसें अभी फिजाओं में ठीक तरह से घुल भी नहीं पाई थी। उस समय चारों तरफ जब अफरा तफरी मची थी, उस अद्भुत शिल्पी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का ना सिर्फ सपना बुना, बल्कि उस सपने को सच कर दिखाने के लिए अपना आत्मबल और साहस एकत्र किया और आखिरकार वो सपना सच हुआ। आज हम बात करेंगे उन्हीं के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं की। तो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भों में देखें या वैश्विक राजनीति के संदर्भों में देखें तो ये 75 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद यही है कि हम जब भी डॉक्टर पटेल साहब को याद करते हैं तो हमारे दिमाग पर एक ऐसी तस्वीर आती है, एक मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का एक आर्किटेक्ट, निर्माता के रूप में हम उनको जानते हैं। साथ ही साथ में उनके लिए लोकप्रिय शब्द आता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, एक लौह शक्ति पुरुष के नाम पर भी हम उनको जानते हैं। साथ ही साथ में वो इतने लोकप्रिय थे कि उनको हम सरदार के नाम से भी जानते हैं। सरदार का मतलब होता है, हम सरदार उसको पदवी देते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय होता है और अपने अपने समूहों का नेतृत्व करता है। और एक सरदार हम कहते हैं जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है। और ये सारी बातें जो पटेल साहब के बारे में कही गई वो प्रमाणित होती है उनके कर्मों के द्वारा, उनके कृत्यों के द्वारा। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, नवीन भारत के निर्माण के आधारशिला सरदार पटेल के हृदय में एक किसान मन बसता था, जिसके लिए वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। उन्होंने कहा था, मैं किसान हूँ और किसानों के दिल में घुस सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि किसानों को गरीब और कमजोर न रहने देकर अपने बल पर खड़ा करूँ। इतना करके मरूं तो अपना जीवन सफल समझूंगा। किसान पिता झावेर भाई और मां लाडबाई की सबसे छोटी संतान के रूप में सरदार पटेल ने 31 अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के नाडियाद में जन्म लिया। अपने 4 भाई बहनों में सरदार पटेल सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की प्रतिभा थी, इसलिए प्रतिभाशाली होने के कारण वे अपने सभी शिक्षकों और मित्रों के प्रिय थे। खेल का मैदान हो या फिर विद्यालय के प्रांगण का कोई सांस्कृतिक उत्सव, कोई भी आयोजन उनके बिना अधूरा सा लगता। 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास करने के उपरांत जब वे विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत आते हैं, कुछ समय तक वकालत करने के बाद देश के राजनीतिक हालात उनके हृदय को झकझोरते हैं। तब उन्होंने न केवल अपना सूट बूट त्याग कर भारतीय परिधान धारण किया, बल्कि वे गांधी जी के साथ देश की लड़ाई के लिए भी कूद पड़े। मूल कारण तो ये था कि वो एक बहुत निचली पृष्ठभूमि से संघर्ष करके आ गया है। हम कहेंगे उनमें किसान की कर्मठता थी, दृढ़ संकल्प था, लेकिन वो बुनियाद के पत्थर थे। तो बाहरी दुनिया को वो बहुत कम दिखे, लेकिन अगर उनका पूरा जीवन देखें तो उन्होंने हर कदम संघर्ष से आगे बढ़ाया। जीवन में हर चीज़ उनकी बड़ी विलम्ब से हुई। कारण क्या था? क्योंकि उनको हर चीज़ संघर्ष से प्राप्त हुई। 36 वर्ष की अवस्था में वो विदेश गए। 22 साल की अवस्था में उन्होंने मैट्रिक किया और 1917 में जब वो राजनीति में आए तो 42 साल की उम्र थी और 1931 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र 51 साल थी। उस समय के 56 साल थी। उस समय के हिसाब से बहुत विलम्ब हुआ। कारण ये था कि वो संघर्ष करके एक कदम इस तरह से आगे बढ़ते थे। आज हमारी आज़ादी को 70 साल हो गए हैं। इस देश की युवा पीढ़ी इस बात से बेखबर है कि देश की स्वतंत्रता के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ के बारे में तो हम पढ़ते हैं और जानते हैं, पर न जाने कैसे इतने गुमनाम अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी रहे, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
यूं तो देश के स्वतंत्रता के लिए अलग अलग आंदोलन अलग अलग नेतृत्व में चले, परंतु किसानों के हित के लिए बारडोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया। जो किसान कल देश की बुनियाद था, आज है और कल भी रहेगा, उसी किसान को उसकी भूमि लौटाने के लिए सरदार पटेल ने कदम बढ़ाया और बारडोली आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। किसानों के हित के लिए चलाया गया बारडोली का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। उनके इस आंदोलन का ये परिणाम रहा कि अंग्रेजी हुकूमत ने न सिर्फ गिरफ्तार किसानों को रिहा किया, बल्कि उनकी भूमि और जानवरों को लौटाने का भी सरकारी फरमान जारी किया। उनके इस आंदोलन की सफलता के उपलक्ष्य में 11 और 12 अगस्त को विजय दिवस मनाया गया। गांधी जी ने उनके इस नेतृत्व की प्रशंसा की और उन्हें सरदार की पदवी से सम्मानित किया। बारडोली के सरदार पटेल आश्रम में आज भी वल्लभ भाई और महात्मा गांधी से जुड़ी बहुत सी यादें सजोई हुई हैं। इन्हीं यादों में एक है चरखा, वो चरखा जिसे कभी बारडोली के आंदोलन में खुद सरदार पटेल और महात्मा गांधी चलाया करते थे। जब वो थोड़ा वैभव के जीवन में रहे, क्योंकि बैरिस्टर बनकर के आए थे, तो अहमदाबाद में थोड़ा वैभव से रहना उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जो उनकी मूल प्रवृत्ति थी राष्ट्रवादी कर्मठ किसान वाली, तो 1917 में जब वो गांधी जी से मिले तो कहा तो ये जाता है कि तुरंत उन्होंने तय कर लिया कि ये वैभव का जीवन मेरा नहीं है, मुझे संघर्ष पथ पर जनता के साथ आज़ादी के लिए लड़ना है। तो ये 17 की घटना है और 6 महीने बाद उन्होंने निश्चित कर लिया कि ये वैभव का जीवन हमारा नहीं है, नमस्ते। और फिर वो एक बार निकले तो उसके बाद फिर वो इस वैभव की दुनिया में कभी नहीं गए। जब भारत आजाद हुआ वह छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। गांधी जी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था। रियासतों की समस्या इतनी जटिल है जिसे केवल तुम ही हल कर सकते हो। गांधी जी की इस बात को मानते हुए सरदार पटेल ने न सिर्फ लगभग 600 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया, बल्कि आज जिस भारत के मानचित्र को हम देखते हैं, उस एकीकृत भारत को बनाने का श्रेय केवल और केवल एक इंसान को जाता है, और वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 562 राज्यों को भारतीय गणराज्य में शामिल करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। हाँ, ऑपरेशन पोलो जो था वो एक कलंक को मिटाने का बहुत ही सराहनीय प्रयास था, क्योंकि हैदराबाद निजाम जो भारत के बीच में है, वो कह रहा था हम पाकिस्तान जाएंगे या स्वतंत्र देश बनेंगे। जहां 80% जनता पूरे भारत के साथ जुड़ने के लिए लालायित थी, तो ये एक अजीब सी स्थिति थी। जो वहाँ रजाकार थे, जो निजाम था, उन्होंने ये तय कर लिया और भयंकर तैयारी की। जब पटेल जी ने पुलिस एक्शन लिया, ऑपरेशन पोलो जो आप कह रही हैं, हजारों की मृत्यु हुई है। लेकिन एक स्वतंत्र भारत राष्ट्र जिसने 565 में से 563 को स्वेच्छा से मिलाया, कहीं विवाद नहीं हुआ। 563 रियासतों में स्वयं आकर के पटेल से प्रेरणा पा करके अपने को भारत से जोड़ा। वहीं जूनागढ़, काठियावाड़ वाला जूनागढ़ और हैदराबाद का नवाब, वो कह रहे थे हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। एक बहुत अजीब सी स्थिति थी और पटेल ने वहाँ पुलिस एक्शन लिया। वो गोवा में भी लेना ही पड़ा हमको, लेकिन उस समय तो ये पटेल जी की संकल्प शक्ति थी, वो लौह पुरुष थे और उन्होंने वो कार्य किया और कहा किसी भी कीमत पर हैदराबाद, और उस समय का जो निजाम था वो मराठवाड़ा भी उसके पास था, आज का तेलंगाना है, आज का आंध्र का काफ़ी भाग है, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो ये हम कहेंगे कि वो भारत के बिस्मार्क थे, भारत के काउंट कावूर थे। स्वतंत्र भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं, हम भारत माता मानते हैं,
उसका सृजन सरदार पटेल के शिल्पी हाथों से। इतिहास की प्रवक्ता डॉक्टर शोभा मिश्रा ने सरदार पटेल के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को साझा किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है ही, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने जो योगदान दिया उसे हम कभी भूल नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और हम सब शायद ये नहीं जानते कि जब उन्होंने लॉ की पढ़ाई की तो उन्होंने अपने सीनियर्स से किताबों को बोरो करके अपनी पढ़ाई की, अपनी किताबें खरीदी तक नहीं थी, और 36 महीनों का कोर्स उन्होंने 30 महीने में पूरा किया, और जब अपनी पढ़ाई की समाप्ति की तो वो टॉप किया उन्होंने। वहाँ से भारत लौट के आए तो गोधरा में प्रैक्टिस शुरू की, और इतनी सफलता उनकी प्रैक्टिस में उन्हें मिल रही थी, उनका ज्ञान इतना विस्तृत था कि ब्रिटिश सरकार भी उससे प्रभावित हुई, और कई बार उन्हें बड़े ल्यूक्रेटिव जॉब्स, बड़े अच्छे जॉब्स ऑफर किए ब्रिटिश सरकार ने, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी अनुबंध में बंधना नहीं चाहते थे। के बाद उन्होंने फिर जब गांधी जी को सुना एक बार तो उनसे प्रभावित हुए, कांग्रेस ज्वाइन की, और 1918 में उन्होंने जो गुजरात में नो टैक्स कैंपेन चला था, कांग्रेस द्वारा चलाया गया था, उसको लीड किया, और उनकी लीडरशिप में ब्रिटिश सरकार को बड़ी रियायतें, बड़ी सुविधाएं देनी पड़ी थी कि गुजरात के किसानों को। और ये भी हम जानते हैं उनका एक सबसे महान कंट्रीब्यूशन ये भी है कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में उन्होंने भाग लिया, और उनकी ये उपलब्धि मानी जाती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय उन्होंने पश्चिमी भारत का दौरा किया और लगभग 3 लाख लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया, और इतना ही नहीं 1.5 मिलियन उन्होंने कांग्रेस के पार्टी फंड के लिए इकट्ठा भी किए थे। दो ऐसी महान शख्सियत, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया और सरदार पटेल जिन्होंने भारत का निर्माण किया, उनके आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, दोनों में वैचारिक साम्यता तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत सारी साम्यताएं थी। एक महाराष्ट्र से आते हैं, दूसरे गुजरात से आते हैं, दोनों का स्टैचर बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोनों में गैप भी है। उनका आंदोलन का एक तरीका बिल्कुल अलग था। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भारतीय स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब भारतीय समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ में सामाजिक परिवर्तन के रूप में लड़ते थे। एक जहां पर स्वतंत्रता के संग्राम के लिए लड़ता है, वहां पर अंबेडकर साहब ये सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ते हैं। तो दोनों का तरीका, मतलब मंजिल एक है, उनके काम करने का तरीका अलग अलग था। अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मूल संविधान संरचना होती है, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन ढेर सारी कमिटीज और सब कमिटीज थी, लेकिन जो फंडामेंटल राइट की जो कमेटी थी वो उस कमेटी के को जो हेड कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में मतभेद रहते थे, लेकिन इसके बाद भी सरदार पटेल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक लीडिंग मेंबर थे, संवैधानिक सभा के, और उनके रिकमेंडेशन पर ही, उनके कहने पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वो महान कार्य सौंपा गया था कि उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया जो 1950 में लागू हुआ था। सरदार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं का जनक भी माना जाता है। स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसके पीछे उनका ही हाथ था। इनकी स्थापना करने वाले वो थे कि वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो देश हित के लिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। यदि संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्व है तो जनतंत्र की आत्मा हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार देने का श्रेय भी सरदार पटेल को ही जाता है। फंडामेंटल राइट की कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है, क्योंकि वो हमको मौलिक अधिकार देती है, और इस पर पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि और जहां अगर हम कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का योगदान या उनके पूरे विचारों का अगर हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर दिखाई देता है,
वहीं पर पटेल साहब का पूरा रिफ्लेक्शन, उनके व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन वो फंडामेंटल राइट में दिखाई देता है। जहाँ की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, जनता को जनतांत्रिक अधिकार देने की सुरक्षा की जहाँ तक बात आती है, वहाँ पर पटेल साहब का स्पष्ट मतलब एक प्रभाव देखा जा सकता है। एक साधारण व्यक्तित्व लेकिन विलक्षण प्रतिभा के धनी सरदार पटेल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काफी जोर देते थे कि धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना किया जाए। जो भारत पटेल बनाते वो भारत का प्रामाणिक, भारत की आम आदमी का, किसानों का भारत होता। वही जो पटेल के व्यक्तित्व था वही भारत का व्यक्तित्व था। सीधा साधा, ऑस्ट्रियन, ऑथेंटिक, जिसमें चमक दमक नहीं होती, वैभव नहीं होता, लेकिन उसमें भारत देश की भावना प्रतिबिंबित होती, जो पटेल के व्यक्तित्व में थी। किसान की कर्मठता दिखती, भारत की जो संघर्षशीलता है वो दिखती। तो पटेल ये जानते थे, उन्होंने दिखा दिया। जो खेड़ा में अमूल का उन्होंने प्रयास शुरू किया, आज कितना बड़ा अंतर हो गया। तो सरकारी नहीं, सहकारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय की तरफ से सरदार पटेल को डी.लिट सम्मान की उपाधि दी गई। देश के इस अनमोल रत्न को 1991 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिसे सरदार पटेल ट्रस्ट ने स्वीकार किया। सरदार साहब भारत की एकता के साथ एक अटूट नाता जिस महापुरुष का जुड़ा वो सरदार साहब था। वे लौह पुरुष के रूप में इसलिए नहीं जाने गए कि किसी ने उनको अखबार की कॉलम में उनका नाम लौह पुरुष के रूप में छाप दिया था, किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया था। वे लौह पुरुष इसलिए माने गए और आज भी लौह पुरुष सुनते ही सरदार साहब का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। उसका कारण उनके जीवन के हर निर्णय, हर व्यवस्था से जब भी उनको फैसले करने की नौबत आई, उस शक्ति के साथ उन्होंने किए, उस समझदारी के साथ किए। हर वर्ष 31 अक्टूबर को यूनिटी फॉर रन नाम से रैली निकालकर हम सरदार पटेल को नमन करते हैं। तो जो गांधी जी कहते थे वही पटेल जी भी कहते थे कि मैं चाहता हूँ मेरे घर की सारी खिड़कियाँ खुली रहें, बाहर से खूब हवा है, लेकिन मेरे पैर मेरी जमीन पर रहें। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए गुजरात के वडोदरा में साधु बेट द्वीप पर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा की है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहलाएगी। वो लौह पुरुष थे, फैसला लेना और फैसलों को एग्जीक्यूट कराना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय इतिहास में सरदार पटेल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता रहा है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। 15 दिसंबर सन 1950 को सरदार पटेल इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भले ही सरदार पटेल हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार सदा ही हमें नव चेतना देते रहेंगे। एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना है। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है।